हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलीग्राम पर। मैं राज भालेराव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग तथा अनुच्छेद। यानी अभी तक की क्लासेस में हमने जो बेसिक्स यानी संविधान के जो पार्ट्स है, अलग अलग भाग है, यानी टोटल जो 22 भाग हैं, उसके पहले के जो पार्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग, यानी जो भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग है और टोटल जो 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है, उनके बारे में हम लाइन टू लाइन आज से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जिसमें से स्टार्ट करेंगे हम भारतीय संविधान का पहला भाग, यानी जो भारतीय संघ और भारत के राज्यों के बारे में जानकारी देता है, उसके बारे में। इस तरीके से धीरे धीरे टोटल जो 22 भाग है और जो मुख्य इम्पोर्टेंट भाग है उनके बारे में हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 1, यानी भारतीय संविधान का भाग 1, उसमें क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और किस चीज़ों से संबंधित है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 देखिए, तो भाग 1 जो है भारतीय संविधान का, वह भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र नाम से है। और भाग 1 के अंतर्गत अगर हम अनुच्छेद देखेंगे तो वह अनुच्छेद है 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। अब देखिए, सबसे पहले तो संघ मतलब समझिए, संघ का मतलब होता है एक देश और उसका राज्य क्षेत्र मतलब उस देश का यानी उस संघ का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसका जो नियंत्रण वाला क्षेत्र है, पॉलिटिकल पावर वाला, फिजिकल पावर जहाँ तक उसकी कंट्रोल है, उस संघ की, उस क्षेत्र को बोलते हैं उस संघ का राज्य क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 1। देखिए, अनुच्छेद 1 जो हमारे भारत के दो नामों के बारे में बताता है। क्या कहता है अनुच्छेद कि इंडिया, जो कि भारत यानी इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत, राज्यों का संघ होगा। मतलब कि भारत के अंदर जितने भी राज्य होंगे उन सभी राज्यों का संघ यानी सेंटर पॉइंट क्या होगा, भारत, या कहीं इंग्लिश में इंडिया। अब देखो, यहाँ पर राज्य क्षेत्र 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। पहले होते हैं राज्य क्षेत्र, जैसे नॉर्मली हमारे स्टेट्स होते हैं, जैसे हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, वैसे ही भारत में जो 28 राज्य है उनका आशय होता है राज्य क्षेत्र। फिर दूसरा है संघ शासित क्षेत्र। तो जैसे यूनियन टेरिटरीज, जैसे वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें बोलेंगे संघ शासित क्षेत्र। फिर आते हैं भारत द्वारा अर्जित या प्राप्त क्षेत्र। अर्जित मतलब जैसे अगर भारत किसी देश पर आक्रमण करता है या फिर भारत पर कोई देश आक्रमण करता है और भारत द्वारा उस आक्रमणकारी या आक्रमणकर्ता देश का जो भौगोलिक भाग होगा उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, या फिर कोई देश अपने स्वेच्छा से कोई उसका भौगोलिक क्षेत्र भारत को दान करता है या भारत क्षेत्र में शामिल करने के लिए आग्रह करता है, तो वैसे क्षेत्रों को बोलेंगे हम भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र। और प्राप्त क्षेत्र यानी वही बात कि भारत ने प्राप्त किया हो किसी अन्य देश से, उस क्षेत्र को बोलेंगे भारत द्वारा प्राप्त क्षेत्र। आई होप आर्टिकल फर्स्ट क्लियर। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 कहता है कि नवीन राज्य की स्थापना तथा किसी अन्यत्र नवीन राज्य क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। देखिए, अब क्या कह रहा है कि वर्तमान भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अतिरिक्त कोई राज्य की अगर स्थापना करना हो या किसी अन्यत्र नवीन राज्य क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार, यानी एक तो जो वर्तमान राज्य है वो, और या फिर किसी अन्य देश से भौगोलिक भाग लेकर
उस राज्य क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना हो, तो यह जो पावर होगी वह पावर होगी जो हमारी पार्लियामेंट है, देश की पार्लियामेंट यानी जो हमारी संसद है उसके पास। अगर संसद चाहे तो वर्तमान राज्यों में फेरबदल करके किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है, या संसद चाहे तो किसी अन्य क्षेत्र को लेकर भारत में शामिल कर सकती है। आई होप क्लियर। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 या आर्टिकल 3 क्या कहता है कि वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को होगा। यानी जो अगर हम देखेंगे अभी कि जो जम्मू कश्मीर था राज्य, उस जम्मू कश्मीर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरीज बनाया गया और उसे राज्य से यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो देखिए जैसे उसकी सीमा में परिवर्तन किया गया, उसके जो अधिकार थे उसमें परिवर्तन किया गया, वह किसने किया? संसद ने। वैसे ही भारत में जो टोटल 28 स्टेट्स है यानी जो 28 राज्य है, उन 28 राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार और उनकी जो बाउंड्रीज है, उनकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उनमें चेंजेस करने का, उनमें परिवर्तन करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वह संसद के पास होता है। आई होप क्लियर। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, अभी हमने जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 देखे पढ़े कि आर्टिकल 2 कहता था कि नवीन राज्यों की स्थापना तथा नवीन राज्यों को, नवीन राज्य क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करना, और आर्टिकल 3 हमने देखा कि जो वर्तमान राज्य है उनके क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन दोनों का अधिकार हमारी पार्लियामेंट को है। लेकिन पार्लियामेंट तब इनका इस पावर का यूज करेंगे जब, देखिए क्या बोल रहा है आर्टिकल 2 और 3 कि आर्टिकल और 2 और 3 का कार्यान्वयन तब तक संभव नहीं है जब तक कि संबंधित राज्य का विधानमंडल इस तरह का प्रस्ताव पारित करके संसद को न भेजे, लेकिन संसद स्वयं भी पहल कर सकता है। देखिए इस बात का क्या मतलब है कि अगर जैसे सपोज कर लीजिए कि जो संसद भवन है, संसद है, वह संसद हमारे मध्य प्रदेश के नाम में या मध्य प्रदेश की सीमा में परिवर्तन करना चाहता है, तो संसद के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित राज्य, जैसे हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे का कोई सा मैटर है समझ लो, तो पहले संसद को यह अनिवार्य होगा कि वहाँ मध्य प्रदेश के विधानमंडल और छत्तीसगढ़ के विधानमंडल से इस तरीके का, यानी इन दोनों राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का जो प्रस्ताव है वह पारित करवाए और वह संसद के पास बुलवाए। उसके बाद वह आगे की प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस तरीके का प्रस्ताव पारित नहीं करते हैं तो संसद स्वयं भी इस चीज की पहल कर सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर। और जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, यानी वर्तमान राज्य क्षेत्र के नाम, सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना तथा नए राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल करने के जो प्रस्ताव होते हैं, वह सारे के सारे प्रस्ताव, वह सारे के सारे विधेयक जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी पूर्व अनुमति यानी पहले अनुमति लेकर संसद में रखे जाते हैं और इन्हें संसद के साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। देखिए साधारण बहुमत क्या होता है कि संसद में उस समय जितने भी बहुमत देने वाले, यानी जितने भी मत देने वाले जो एमपीज होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं, उनकी बहुमत को काउंट करके इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, उसे कहते हैं साधारण बहुमत। अब देखिए संसद इन विधेयकों को पारित करने से पहले संबंधित राज्य से परामर्श भी मांगती है, किंतु राज्य के परामर्श को मांगने के लिए संसद बाधित नहीं होता है। यानी अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन कर रहा है संसद, तो वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से परामर्श तो मांगेगी और यह दोनों राज्य परामर्श देंगे भी, लेकिन इस परामर्शों को, इनके परामर्श को संसद मानेगी या नहीं मानेगी, वह उसके
स्वयं पर निर्भर होगा। अगर वह चाहे संसद तो मान भी सकता है, ना चाहे तो नहीं भी मान सकता है। क्लियर। अब आर्टिकल 4 देखेंगे, यानी अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किए जाने वाले संशोधन सामान्य विधायी प्रक्रिया से संशोधित किए जाते हैं। इनके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि जो ये विधेयक पारित होते हैं वह क्या किससे पारित होते हैं, संसद के साधारण बहुमत से, और इनको पारित करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ता। यहाँ सामान्य संशोधन सामान्य विधायी प्रक्रिया से ही संशोधित हो जाते हैं। अब देखिए संसद का साधारण बहुमत क्या होता है। तो संसद का साधारण बहुमत मतलब उपस्थित या मतदान करने वालों का बहुमत। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि वोटिंग वाले डे, अगर वोटिंग वाला डे है और उस दिन टोटल 100 लोग उस मतदान करने वाले, यानी 100 लोग टोटल जो है पार्लियामेंट में उपस्थित है। टोटल कितने उपस्थित है, 100 लोग। तो ये जो उपस्थित है यानी जो प्रेजेंट से है 100 लोग, 100% इनका बहुमत यानी इनका 50% प्लस 1, यानी टोटल अगर हम देखेंगे तो अगर 51 मेंबर्स अगर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो यह जो प्रस्ताव होगा यह पारित माना जाएगा और उसमें संशोधन किया जा सकेगा। इसे ही बोलेंगे हम संसद का साधारण बहुमत, यानी उपस्थित या मतदान करने वालों का बहुमत, या कहें तो 50% प्लस 1। आई होप क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे तो स्वतंत्रता के समय भारत में टोटल 552 रियासतें थी, यानी जो हमारा भारत था वहाँ 552 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। इन 552 टुकड़ों को अगर एकीकृत करने का काम किया है तो वह थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इन रियासतों में से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन तीनों को छोड़कर अगर देखेंगे तो जो बाकी की सभी रियासतें थी वो सारी की सारी भारत संघ में शामिल हो गई थी। लेकिन यहाँ जो 3 रियासतें थी बहुत बाद में भारत संघ में शामिल हुई और कुछ शर्तों के साथ में शामिल हुई थी। जो जम्मू कश्मीर था वह आज भी इसीलिए इतना विवादित मुद्दा रहता है। और दूसरी बात करेंगे तो इन रियासतों में से अधिकांश रियासतों का एकीकरण यानी भारतीय संघ में मिलाने का जो काम था वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और जैसे हमें फ्रीडम मिली, जैसे हमें आज़ादी मिली भारत को, तो आज़ादी के बाद भारत में टोटल 29 राज्य थे, यानी जो 29 स्टेट गठित हुए थे आज़ादी के बाद। और ये जो 29 राज्य थे वहाँ 4 ग्रुप में बटे हुए थे, ग्रुप ए, बी, सी और डी, जिनमें से ग्रुप ए और ग्रुप बी में टोटल 9 राज्य थे और ग्रुप सी में 10 और ग्रुप डी में केवल 1 राज्य था। फिर आगे देखेंगे तो राज्यों में, भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग, यानी राज्यों का गठन करने के लिए, उनका पुनर्गठन करने के लिए, उनकी सीमाओं का फिर से निर्धारण करने के लिए कुछ आयोग गठित किए गए थे। वह आयोग थे, उनमें सबसे पहला आयोग था एसके दर आयोग, जो 1948 में गठित किया गया था और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित यह प्रथम आयोग था। फिर दूसरा आयोग हुआ जेवीपी आयोग, जो 1948-49 में गठित किया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है फजल अली आयोग, जो 1953 में गठित किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। इसके सदस्यों की बात करेंगे तो थे इसके सदस्य के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कंजरू और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। अब इसकी रिपोर्ट 1955 में आई और इसी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 भी पारित किया गया।
और इसी अधिनियम के पारित होने के बाद में भाषा के आधार पर 14 राज्य यानी 14 स्टेट और 6 यूटीज यानी 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। अब आगे देखेंगे हम कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य यानी फ्रीडम यानी आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले भाषा के आधार पर जो गठित हुआ था वह पहला राज्य था ओडिशा, जो 1936 में गठित किया गया और इसे बिहार से अलग करके गठित किया गया था। फिर दूसरा था कि स्वतंत्रता के बाद, देखिए एक तो स्वतंत्रता के पहले जो 1936 में गठित हुआ था वह था ओडिशा और किससे अलग करके, तो बिहार से। और स्वतंत्रता के बाद अगर देखेंगे जो भाषा के आधार पर गठित हुआ पहला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, जो 1953 में गठित हुआ और यहाँ मद्रास से अलग होकर गठित किया गया। नेक्स्ट है भारत का 28वां राज्य। भारत का 28वां राज्य जो था 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ और वह है झारखंड। और 29वां राज्य जो सबको पता है तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके गठित किया गया। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरीज घोषित किए गए और दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली का भी जो मर्जर यानी विलय 26 जनवरी 2020 को किया गया। इस प्रकार अगर वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र भारत में वर्तमान में है। आगे हम देखेंगे, देखिए एक 100वां संविधान यानी 100 नंबर का जो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था वह 2015 में हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बांग्लादेश को भारत का कुछ क्षेत्र दिया गया था और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र भारत में शामिल किया गया था। इसीलिए यह 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको कि जब किसी बाह्य क्षेत्रों को भारतीय संघ में मिलाया जाता है तो संविधान में संशोधन आवश्यक नहीं है, किंतु जब भारत का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जाता है तो संविधान में संशोधन आवश्यक है। देखिए अब ये जो 100वां संविधान संशोधन किया गया था इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया था, इसलिए यह संविधान संशोधन किया गया। जो बांग्लादेश से जो क्षेत्र लिया था उस क्षेत्र के लिए नहीं। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात समझिए कि अगर भारत अपना राज्य क्षेत्र यानी भारत का कोई सा भौगोलिक क्षेत्र किसी अन्य देश को देता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। लेकिन भारत किसी अन्य देश से उस अन्य देश का भौगोलिक क्षेत्र लेकर हमारे भारत में शामिल करता है तो उसके लिए संशोधन संविधान में आवश्यक नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्लास समझ में आई होगी। कल हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है और नागरिकता के प्रावधान देखेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और आपको ये चैप्टर क्लियर होगा।